4 जून को जो लोकसभा चुनाव का परिणाम आया है वो मोदी सरकार के लिए डेथ सर्टिफिकेट की तरह है। इस बार किंग को किंग मेकर के भरोसे रहना पड़ेगा, बैसाखी के द्वारा चलना पड़ेगा। मोदी जी का 2 बैसाखी नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू जो इनको नाक में दम कर देगा। इतना आसान नहीं है इस बार सरकार चलाना। वैसे भी मोदी जी को मिलीजुली सरकार चलाने की आदत नहीं है। अब देखना होगा 2024 से 2029 के बीच क्या क्या घटना या दुर्घटना होती है। इस बार भी एनडीए को बहुमत तो ज़रूर मिला, लेकिन भाजपा कमज़ोर हो गई है। तो क्या इस बार मोदी जी मजबूत हैं या मजबूर हैं सरकार चलाने का, जहां तक मामला है? देखिए, मोदी जी जो हैं इस बार जो जीते हैं, जाहिर सी बात है पूर्ण बहुत भाजपा की नहीं है। जो पॉलिसी वो लाना चाहते हैं पूरे देश भर में, यूनिफॉर्म सिविल कोड हो गया, या फिर जिस तरह से देश को पूरी तरह से भगवाकरण करना चाहते हैं, या अपने हिसाब से सिलेबस को चेंज करना चाहते थे, या फिर क्षेत्रीय इशू को डंप करके वो अपना एजेंडा चलाना चाहते थे। इस बार शायद वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि क्षेत्रीय पार्टी बहुत सारा है। जैसे बिहार में नीतीश कुमार जी हैं, फिर टीडीपी है, तेलुगु देशम पार्टी के चंद्रबाबू नायडू जी हैं, और छोटी छोटी पार्टियां हैं जिनका अपना एजेंडा है। तो उनको अपना एजेंडा सेट करने में मोदी जी का जो एजेंडा है भाजपा को भगवाकरण का, वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये मजबूर सरकार कह सकते हैं आप। मजबूर है। बहुत सारा क्षेत्रीय पार्टी का अपना अलायंस है, उनकी अपने एक एजेंडा है, उनका एक अपना रोड मैप होता है जो इनके रोड मैप से मैच नहीं करेगा। जहाँ तक मीडिया कह रही थी कि मोदी जी का देश विदेश में डंका बज रहा है। अब मोदी जी भी विश्व गुरु कहलाने में फख्र महसूस करते थे, तो जो सीट कम आया भाजपा का, इसका क्या कारण हो सकता है? इसमें कई एक सारा कारण है। एक तो है कि ये क्षेत्रीय इशू को इग्नोर कर देते हैं, दूसरी तरह से रिजर्वेशन और तमाम इशू पे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, तमाम इशू पे ये पीछे हटे थे। और बहुत सारे जो कन्फ्लिक्ट था, क्षेत्रीय कन्फ्लिक्ट को उनको ये सुलगा दिए, जिसके कारण भाजपा को लोग पसंद नहीं करते हैं। सबसे बड़ा यूपी जो क्षेत्र है, यूपी का अपना एक आइडेंटिटी है, अपना एक पॉलिटिक्स है, जिसमें वो कहीं ना कहीं मोदी जी को बैकफुट पे जाना पड़ा। और आगे भी शायद देखिए क्या होता है। दलितों ने इस चुनाव में जमकर भाजपा का विरोध किया। क्या एक कारण ये भी हो सकता है कि जो बार बार कहा जा रहा था कि 400 सीट अब की बार, तो दलितों में डर था कि अगर ये आ गई तो संविधान को बदल दिया जाएगा। क्या वाकई संविधान को बदलना संभव है? देखिए, भारतीय संविधान को तो एक सेंटिमेंट पे है जो दलितों के बीच में है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। आरएसएस का भी अपना एक संविधान है जो रोड मैप चलाता है, उसको जाहिर सी बात है 400 पार होता तो उनका एक अपना संविधान था जो थोपते। और जाहिर सी बात है भारत का जो संविधान है सिर्फ सेंटिमेंटल है, सेंटिमेंटल ग्राउंड पे है, बाकी कुछ नहीं है। ये तो बदलेंगे ही, इनके हिसाब से नहीं है और इनको आगे ले जाता है। लेकिन फिर भी जो भारतीय स्ट्रक्चर, संविधान में जो स्ट्रक्चर है, उनकी जो पॉलिसी है भगवाकरण का, वो तो मिनिमम इस संविधान में है। कोई भी सरकार अपने हिसाब से इंटरप्रिटेट कर सकती है, जो मोदी करेगी। आपका क्या नाम हुआ? राम जी मेरा नाम हुआ। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। कह सकते हैं मोदी जी इस बार मजबूत सरकार नहीं, मजबूर सरकार चलाएंगे। इसमें क्या क्या फ़र्क पड़ सकता है? देखिए, मोदी जी के बारे में आपको तो मालूम ही है, वो एक निरंकुश शासक के रूप में जाने जाते हैं। 36 इनका सीना है उनका, और उन्होंने जो चाहा वो किया। उसका ज्वाला निर्धारण ये है कि जब मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा था, शंकराचार्य ने कहा था कि मंदिर पूरा नहीं हुआ है, आप इसे इनॉग्रेशन नहीं कर सकते हैं, जबरन उन्होंने किया था। ये भी उनकी निरंकुशता थी। और अब जो सरकार बनने वाली है, तो 2 बैसाखी की सरकार बनेगी। एक बैसाखी चंद्रबाबू नायडू हैं और दूसरे नीतीश कुमार। और आज तक उन्होंने अपने से आगे किसी को बढ़ने की कोशिश नहीं दी। जैसे कि नितिन गडकरी आगे बढ़ रहे थे, उनको पीछे कर दिया गया, और इस तरह से अपनी पार्टी से लेकर के देश में भी निरंकुशता कर रहे थे। और आज पता है कि इनकी दर्दशा क्यों हो गई, कि उन्होंने कहा अब की बार
400 के पार और संविधान को बदल देंगे और हम जो है जो संविधान में दिया गया है रिजर्वेशन उसे खत्म कर देंगे, जिसके कारण इस देश का दलित डर गया और डर के कारण उन्होंने जो है एक साइडेड वोट इंडिया को दिया। और जहां तक सवाल ये प्रश्न उठता है कि इनको कैसे सीट आया, तो आप जानते हैं कि नीतीश कुमार जी को अपने साइड में लाने के लिए उन्होंने ईडी का सहारा लिया और जैसे ही उनको कहा गया कि आप आ जाओ, नीतीश कुमार जाने वाले नहीं थे। उनका जो है सोच अच्छा था, लेकिन वो बुढ़ापा था और उनको ईडी का डर दिखाया गया था, तो ऐसी स्थिति में जो है वो जो है गए। तो इस तरह से डरा करके अपने आप में जो है उनको लिया आना। और चंद्रबाबू नायडू के बारे में उन्होंने कहा था कि ये तो एक बाहुबली जो फिल्म है उसका एक विलेन है। तो इस तरह से निरंकुशता की बातें चल रही हैं। 2 बैसाखियां हैं, इनको बहुत सारे प्रॉब्लम आएंगे। और लेकिन एक अच्छी बात भी होगी कि वो जो चाहते थे संविधान को बदलना, वो जो चाहते थे देश के जो गरीब दलित हैं तानाशाही अपनाते हुए इस देश को जो है और ये इस देश को क्या करना कि इस देश के संविधान को बदल देना, जितने अधिकार थे दलित के उसको समाप्त कर देना, अब वो नहीं होगा। 2 बार जो मजबूत सरकार थी, क्या इस बार भी सरकार मजबूत होगी या मजबूर सरकार होगी? पूरी तरह से मजबूर सरकार होगी। जिस तरह से उन्होंने जो ईडी का प्रयोग करके लोगों को जो मजबूरी कर करके अपने साथ जोड़ा है, वो लोग चाहेंगे कि आज अपॉर्चुनिटी मिली है उन्हें, उसका बदला लेंगे। इसलिए हमें तो ऐसा भी शंका हो रहा है कि सरकार जो है बीच में ही टूट जाएगी और आने वाले वक्त में इंडिया की सरकार होगी। अच्छा, इनका एक चुनावी मुद्दा था राम मंदिर, और राम मंदिर चुनावी मुद्दा होने के बावजूद भी अयोध्या से ये चुनाव हार गए। तो क्या अयोध्या के लोगों ने संदेश दिया कि अयोध्या में राम भक्त रहते हैं, अंधभक्त नहीं रहते हैं? इसका क्या मतलब हुआ? अयोध्या से हार जाना क्या कहता है? उन्होंने ये कहा, ये संदेश दिया कि राम के नाम को बेचकर आप वोट खरीद नहीं सकते हैं। जो राम भक्त वहाँ के थे हमारे अखिलेश, तो अखिलेश जी को दिया गया, वो राम भक्त थे रियल में, और ये राम के नाम को बेच कर वोट लेना चाहते थे। तो क्योंकि हमारे देश के कोई भी लोग हो, हिंदू भाई हो, अब जाग गए हैं, उनको राम के नाम पे नहीं देंगे, डेवलपमेंट के नाम पे देंगे कि हमारे देश में किस तरह का डेवलपमेंट हो रहा है। इसलिए उनको पूरी तरह से वहाँ मुँह के खाने पड़ी। और ये जो जबरन उन्होंने किया था इनॉग्रेशन, उसका हमारे हिंदू भाइयों का जो गुस्सा था, आक्रोश था, वो आक्रोश में जो उन्होंने 4 मठाधीश जो हमारे हैं शंकराचार्य का जो है अपमान किया था, उस अपमान के विरोध में यूपी में वोट पड़ा और इतना अपार जीत जो है अखिलेश यादव जी को प्राप्त हुआ। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम अंजुम बारी, एडवोकेट, पटना हाईकोर्ट। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, शुक्रिया।